क्या आपको पता है कि 8 to 27% फीमेल्स अपनी पूरी ही लाइफ टाइम में एक ना एक बार किसी गायनेक को ज़रूर विजिट करती हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए। सो हेलो, दिस इज़ डॉक्टर ध्रुवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम। आज मैं आपको बताऊंगी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होता है। पहले तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है ये फीमेल टू फीमेल, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कभी ये भी हो सकता है कि किसी फीमेल में ब्लीडिंग बहुत ही कम हो रही हो पर उसके अकॉर्डिंग ब्लीडिंग बहुत ही हैवी हो, पर कुछ फीमेल्स को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है पर उनके हिसाब से उनकी ब्लीडिंग उनके हिसाब से ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो आज हम जानेंगे कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता क्या है। तो इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड क्या होता है। तो अगर कोई भी ब्लीडिंग 7 दिन से ज़्यादा के लिए हो रही है या तो फीमेल क्लॉट्स पास कर रही है जो कि 2 सेंटीमीटर साइज़ के हो या उससे बड़े हो, या तो वो पूरे दिन में 5 से 6 टैम्पॉन या फिर पैड्स जो कि फुल्ली सोक्ड हो वो चेंज कर रही है, तो इसको हम लोग हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलेंगे। इसके अलावा अगर किसी में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के कारण अगर ब्लड डिक्रीज़ हो रहा है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रही है, लेथार्जिक फील कर रही है, तब भी हम उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ही बोलेंगे। तो अब हम जानते हैं कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत ही कॉमन रीज़न पे बात करेंगे जो कि है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हमें यहाँ पे ये जानना है कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो कि हम जानते हैं, जैसे थायराइड हो गया या फिर पीसीओएस हो गया, तो इन दोनों में ये होता है कि हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं हमारे बॉडी में। और जो मैंने आपको बताया था कि एक हैच होता है ओवरी से, तो इसमें ओवरी से एक हैच नहीं होता है, तो एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं और ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी फीमेल पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं तो उनके मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो जाते हैं, कभी 1.5 महीने पे होता है तो कभी 2 महीने पे होता है। तो ये कॉमन सेंस है, सिर्फ सोचने वाली बात है कि अगर उस फीमेल में 1.5 या 2 महीने से मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है तो जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो एंडोमेट्रियम जितना ज़्यादा थिक होगा सक्सेसिव पीरियड में आपको उतनी ही ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। तो ये बस इसलिए होता है पीसीओएस में क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और थायराइड में भी एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हो जाते हैं, तो ब्लीडिंग मोस्टली हाइपोथायरॉयडिज्म में ये देखा जाता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा हम दूसरा रीज़न जानते हैं, तो दूसरा रीज़न होता है फाइब्रॉइड। तो फाइब्रॉइड होता क्या है? ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है हमारे यूट्रस का, जो कि यूट्रस में एक मास की तरह, गोले अंडे आकार की तरह यूट्रस में प्रेजेंट होता है। ये अलग अलग टाइप का होता है। अगर मैं इजी लेवल्स पे बताऊं आपको तो ये 3 टाइप का होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले यूट्रस का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो अगर ये जो आपका फाइब्रॉइड है यूट्रस के अंदर आ रहा है, मतलब यूट्रस के मसल से कैविटी की तरफ आ रहा है, तो हम लोग इसको सब म्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं। और यूजुअली यही सब म्यूकस फाइब्रॉइड है जो ज़्यादातर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कराता है। अगर ये बीच में है, मतलब मसल्स के बीच में है कहीं पे, तो इसको हम लोग इंट्राम्यूरल बोलते हैं। और यही अगर ये मसल से बाहर हमारे एब्डोमिनल कैविटी की तरफ निकल रहा है तो हम लोग इसको सब सिरोसल बोलते हैं। तो सब सिरोसल और इंट्राम्यूरल जो है वो कम ही हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कराता है। तो ये हो गया आपका दूसरा रीज़न, फाइब्रॉइड। अब हम आते हैं तीसरे रीज़न की तरफ। तो तीसरा रीज़न होता है पॉलिप। तो ये पॉलिप क्या होता है? ये हमारे एंडोमेट्रियम में से ही एक गोल सा आकार का मास जो है हमारे यूट्राइन कैविटी में प्रोजेक्ट करता है और इसकी वजह से ये जो ब्लीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है, पर ये जो है ये यूट्रस की पैथोलॉजी है। तो ये हमने 3 फीचर्स के बारे में बात कर लिया। अब चौथे एक रीज़न पे आते हैं हम। चौथा रीज़न होता है एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस में ये होता है कि जो हमारा यूट्रस के मसल्स होते हैं वो यूट्रस के अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। तो जिस साइकिल में हमें जब ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम हमें अब्डोमिनल पेन भी बहुत ज़्यादा होता है और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो एंडोमेट्रियोसिस में सिर्फ ब्लीडिंग ही ज़्यादा नहीं होगी, उसके अलावा आपको अब्डोमिनल पेन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपका हो गया 4th रीज़न। अब 5th रीज़न जो कि हम लोग अडोलेसेंट एज ग्रुप्स में देखते हैं वो होता है कोएगुलेशन डिफेक्ट। तो ये जो है जब किसी लड़की के पीरियड्स पहली बार स्टार्ट हो रहे हैं तभी उसको बहुत ही हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा। तो ये कभी कभी कोएगुलेशन डिफेक्ट्स के भी वजह से भी हो सकता है। कोई हेरिडिटरी डिफेक्ट है या फिर कोई
कोई भी ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जो उस लड़की में प्रेजेंट है, तो ये जो डिसऑर्डर है ये पहले जब स्टार्टिंग में किसी भी लड़की मेंस्ट्रुएशन को अटेन करती है उस टाइम देखा जाएगा। ये अचानक से अडल्टहुड में आके ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। इसके अलावा और रीजंस जो हैं ये हो सकता है कि अगर कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है तो ये एक मिस्ड अबॉर्शन भी हो सकता है, मतलब मिस्ड मिसकैरेज भी हो सकता है कि औरत प्रेग्नेंट हो पर सडनली अबॉर्शन हो गया है किसी रीज़न की वजह से, तो वही जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस है वो ब्लीडिंग होके, ज़्यादा ब्लीडिंग होके फीमेल की बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। पर ये जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है सिर्फ 1 या 2 साइकिल्स तक रहती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जिसको हम लोग कॉपर्टी भी बोलते हैं, कुछ फीमेल्स में कॉपर्टी लगाने के बाद इरेगुलर तो नहीं पर हाँ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विद पेन एब्डोमेन फीमेल्स कंप्लेन करती हैं, तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस भी एक रीज़न हो सकता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए। इसके अलावा अगर जो कि रेयर है, अगर कोई पोस्ट मेनोपॉजल वुमन मतलब उसकी में मेनोपॉज अटेंड हो गया है उसके बाद वो ब्लीडिंग कंप्लेन कर रही है, तो ये रीज़न हो सकता है कार्सिनोमा का, किसी भी टाइप के कैंसर्स का। तो ये कुछ रीजंस जो मैंने आपको बताया वो आपके हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का कारण हो सकता है। तो अगर आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप डॉक्टर गूगल को कंसल्ट नहीं करेंगे और आप ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन, कोई भी पिल्स जो है पॉप नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनको कंसल्ट करना है। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन आपको अलग अलग टाइप की इन्वेस्टिगेशंस बोल सकती हैं। वो आपको टोटल ब्लड काउंट के लिए बोल सकती हैं, हार्मोन एसेस जैसे कि थायराइड प्रोफाइल के लिए बोल सकती हैं, प्रोलैक्टिन के लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा LH व FSH लेवल्स के लिए भी बोल सकती हैं। इसके अलावा वो आपके इनिशियली तो आपका हिस्ट्री लेंगी, अब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगी और अगर ज़रूरत हुई तो इंटरनल एग्जामिनेशन भी करेंगी। इसके अलावा आपको अल्ट्रासोनोग्राफी और MRI कराने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो ये सब कराने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी डिजीज़ेस हो रखी हैं। इन सब में से मैंने जो भी आपको बताया इनमें से आपको क्या हो रखा है। तो अगर आपको हार्मोनल डिसबैलेंस है फॉर एग्जांपल, तो हार्मोनल डिसबैलेंस जो है आपके हार्मोन्स को करेक्ट करके, आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके वो सही किया जा सकता है। इसके अलावा आपको अगर बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, एडिनोमायोसिस है, ये सब है, तो इन सब में पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट से काम चलाया जाता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करें तो आपके पेन एब्डोमेन को कम करने के लिए मेफेनेमिक एसिड और आपको ब्लीडिंग को कम करने के लिए टनेक्सेमिक एसिड जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो पाया तो फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ की जाती हैं। अगर मान लीजिए इससे भी कंट्रोल नहीं हो पाया तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट अपनाया जाता है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट हर एक डिजीज़ के हिसाब से अलग अलग होता है और हर एक पर्सन के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर आप अभी भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं तो ऑब्वियसली जो आपको फाइब्रॉइड हो रखा है सिर्फ फाइब्रॉइड को निकाला जाएगा। पर अगर आप ऑलरेडी अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी हैं, आप ऑलमोस्ट पेरीमेनोपॉजल वुमन हैं, तो उस टाइम आपको हिस्टेरेक्टमी की सलाह दी जाएगी। तो ये सारे चेंजेस हैं, ये सारे अलग अलग मेथड्स ऑफ इंटरवेंशंस हैं जो आपको दी जाएंगी। पर इसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, खुद से आप ट्रीटमेंट लेने की कोशिश ना करें। अब मैंने आपको बताया है कि ऑब्वियसली ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ब्लड लॉस अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फीमेल अनिमिक हो जाती है, टायर्डनेस फील करती है, लेथार्जिक फील करती है। तो आपको आयरन रिच फूड्स खाने हैं जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, रेजिन्स हो गए, ड्राई एप्रिकॉट्स हो गए, ये सब आपको कंज्यूम करना है ताकि आपके आयरन की लेवल को बॉडी में मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा अगर हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो गया है तो फिर आपको डॉक्टर आपकी आयरन की गोलियां 1 टाइम या 2 टाइम डिपेंडिंग अपॉन आपका लेवल कितना है वो देंगी। इसके अलावा आप मल्टीविटामिन भी कंज्यूम कर सकते हैं, विटामिन B12 भी ले सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये बताना चाहूँगी कि ये जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ईस्ट्रोजन के लेवल के बढ़ने की वजह से होता है। तो हमें ईस्ट्रोजन डोमिनेंट फूड्स नहीं लेना है, जैसे जो हमारे पैकेज्ड फूड होते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उसमें ईस्ट्रोजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हम लोग अवॉइड करेंगे। हम लोग प्लास्टिक कंटेनर्स नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इनमें जीनो ईस्ट्रोजन होता है जो ईस्ट्रोजन को मिमिक करता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा हम लोग प्लास्टिक कंटेनर्स को अवॉइड कर सके, प्लास्टिक बॉटल्स को अवॉइड कर सके। इसके अलावा नॉन ऑर्गेनिक रेड मीट भी हमें कम कंज्यूम करना है और फिर इसके अलावा हमें सोया भी नहीं कंज्यूम करना है क्योंकि उसमें भी ईस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। एंड वी हैव टू रिस्ट्रेन फ्रॉम अल्कोहल एंड अदर ड्रग अब्यूज़। अब मैंने आपको इतना कुछ बता दिया कि हैवी
मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है देन यू शुड नॉट इग्नोर इट, यू शुड देन एंड देयर ओनली शुड गो टू अ डॉक्टर एंड कंसल्ट। और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।